विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। समता नगर एक ऐसा आदर्श नगर है जहां न कोई छोटा है न बड़ा, न ऊंचा है न नीचा। वहां सब समान हैं और सभी वैज्ञानिक सोच के साथ एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में लगे हैं। समता नगर चक्रम के सपनों का नगर है। सुनिए नागरिक चक्रम की इस कहानी में। सुबह का वक्त था। समता नगर में हर कोई अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। चक्रम भी हर रोज की तरह टहलने जा रहा था। चक्रम जिस राह से गुजर रहा था उसे जौनाराम बुहार रहा था। वो पूरी तन्मयता से अपने काम में लगा हुआ था। चक्रम ने उसे नमस्कार किया और दोनों एक दूसरे का हालचाल लेने लगे। मेरा काम तो लगभग हो गया, अब मैं घर जाऊंगा, जौनाराम ने कहा। ठीक है, मैं भी निकलता हूं, चक्रम ने कहा। जब चक्रम टहलकर लौट रहा था तब उसने देखा कि जौनाराम श्रद्धा केंद्र में प्रार्थना कर रहा है। श्रद्धा का आविष्कार इंसान ने अपने जीवन में आने वाले भटकाव से निजात पाने के लिए किया है। श्रद्धा यानी अपने मूल्यों, अपनी योजनाओं, अपने व्यवहार और अपनी भूमिका में गहरा भरोसा होना। समता नगर में भी श्रद्धा केंद्र हैं। वहां सभी लोग आते हैं। जौनाराम सुबह शहर की सफाई कर रहे थे। वो अपना काम करके घर गए। काम के दौरान शरीर पर जो धूल मिट्टी की परत चढ़ जाती है उसे उन्होंने धो पोंछ कर साफ किया और श्रद्धा केंद्र पर आ गए। समता नगर में लोगों की बस एक ही पहचान है, वहां सभी लोग इंसान हैं। चक्रम भी श्रद्धा केंद्र गया। उसने वहां के प्रबंधक करुण भाऊ से पूछा, भाऊ, केंद्र में ये जो आकृति लगी है ना, वो तो बिल्कुल समता नगर के लोगों जैसी ही है। आदमी भी ऐसे ही दिखते हैं और औरतें भी, फिर इनमें खास बात क्या है? करुण भाऊ जानते थे कि चक्रम पारखी है, वो परखता है। उन्होंने कहा, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, जिनसे हमें भय है, उन अनिश्चितताओं से उबरने, डर के असर को कम करने के लिए हम लोगों ने ही एक विशेष शक्ति का प्रतीक बनाया है। चूंकि वो प्रतीक इंसानों के लिए है, इसलिए वो उनके जैसा ही दिखता है। मतलब? चक्रम ने पूछा। इस समय तक चक्रम के दोस्त अतिशय, अब्दुल्ला, रेहान, रागिनी और सुहाना वगैरह भी वहां आ गए थे। अच्छा, ये बताओ कि गौरैया का घर कैसा होता है, और जैसा होता है वैसा क्यों होता है? करुण भाऊ ने पूछा। सभी बच्चे सोचने लगे। वे गौरैया बनकर महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। वो ऐसा घोंसला बनाती है जो उसके शरीर के अनुपात में होता है, रागिनी ने कहा। वो नाजुक तिनकों से घर बनाती है जो उसकी पकड़ में भी आ जाएं और चुभे भी नहीं, चक्रम ने कहा। अब्दुल्ला ने कहा, गौरैया को महल की जरूरत नहीं, उसके लिए छोटा सा घोंसला पर्याप्त है, फिर उसके बच्चे अपना घोंसला खुद बना सकते हैं। इसी तरह थोड़ी देर परख और पड़ताल होती रही। बच्चों के मन में कुछ बातें चलने लगीं, यानी गौरैया भी सोचती समझती है, वो अपने हिसाब से घर बनाती है। अगर गौरैया अपने लिए ईश्वर बनाएगी तो वो कैसा होगा, क्या करता होगा? यह सवाल बच्चों के मन में गहरे तक उतरने लगा। उनकी सोच को एक नया आयाम मिल रहा था। बातचीत अब दिलचस्प दिशा में आगे बढ़ रही थी। गौरैया का ईश्वर होगा तो गौरैया जैसा ही। वो बाज और सांप से गौरैया के बच्चों को बचा सके, ऐसी कल्पना होती होगी, अतिशय ने कहा। अनिमेश ने अनुमान लगाया, जब उन्हें खेत और जंगल में खाने की चीजें मिल जाती होंगी तो वे अपने श्रद्धा केंद्र में अपने ईश्वर को धन्यवाद देती होंगी। करुण भाऊ बच्चों की बातें सुनकर
मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, अब गौरैया का तो पता नहीं कि उसने कोई ईश्वर बनाया है या नहीं, लेकिन इंसान हमेशा कुछ और हासिल करना चाहता है। वो अपनी जरूरत से ज्यादा और बहुत ज्यादा हासिल करना चाहता है। जो बनाया जा चुका है वो उसे तोड़ना और फिर कुछ नया बनाना चाहता है। उसने अपने इन्हीं स्वभावों के हिसाब से अपना ईश्वर बनाया है। अब ये भी सोचना, अगर तितली बनाएगी तो उसका ईश्वर कैसा होगा और टिटहरी के भजन कैसे होंगे। उन्होंने कहा, समता नगर में श्रद्धा केंद्र में हर कोई आ सकता है। श्रद्धा केंद्र में ही भरोसा भोजनालय भी चलता है। कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं, बस श्रद्धा की बात है। श्रद्धा होगी तो छुआछूत और हिंसा नहीं होगी। वहां ईश्वर से ज्यादा इंसानों में भरोसा रखने की बात होती है। समता नगर के ही रहने वाले खालिद और हरीश ईश्वर जैसी किसी शक्ति में विश्वास नहीं करते। जब करुण भाऊ और चक्रम ने उन्हें श्रद्धा केंद्र के भोजनालय में देखा तो दुआ सलाम हुई, आपस में बातचीत हुई और फिर खालिद और हरीश खाना खाने अंदर चले गए। वहां ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई कि भोजन तभी मिलेगा जब ईश्वर में विश्वास करना साबित हो सके। आदिल और रक्षित लकड़ी के कलाकार हैं। लक्ष्मी शांताराम के घर में दीमक ने दीवार में बनी अलमारियों और दरवाजों की चौखटों को अपना भोजन बना लिया था और अब वे अपना अगला मुकाम तलाश कर रही थीं। लक्ष्मी शांताराम ने दोनों कारीगरों को अलमारी, मेज और चौखट बनाने के लिए बुलाया। सब कुछ नापने जोखने के बाद आदिल ने कहा, दीदी, सब सामान मिलाकर 32,000 रुपए लगेंगे। सामान आप लाओ तो मजदूरी 12,000 होगी, 4 दिन लग जाएंगे। लक्ष्मी शांताराम ने थोड़ा मोलभाव किया और फिर कहा कि वे काम शुरू करें, बाकी आगे देखा जाएगा। दोनों ने काम शुरू किया। दोनों सुबह 9 बजे आते और रात 8 बजे तक काम करते। 4 दिन के बजाय 6 दिन लग गए। बीच में कुछ न कुछ फुटकर काम निकल आता। वे भी बिना ना नुकुर किए काम करते रहे। वे एक एक चीज ध्यान देकर बना रहे थे कि कहाँ कौन सा खांचा अच्छा लगेगा, किस किनारे की नोक घिसनी होगी ताकि कोई घायल ना हो जाए। उधर लक्ष्मी शांताराम खुद अपनी रसोई में उनके लिए दिन में चाय और नाश्ता बनाती और उन्हीं बर्तनों में परोसती जिनमें घर के लोग खाते। जब काम खत्म हुआ तो लक्ष्मी शांताराम ने 30,000 रुपए दिए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आदिल बोला, दीदी 32,000 से कम मत करो, लेकिन फिर बहुत जोर नहीं डाला क्योंकि उन्हें पारिश्रमिक के साथ साथ बराबरी का दर्जा भी तो मिला था। तभी लक्ष्मी शांताराम ने 5,000 रुपए निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिए। वे आश्चर्यचकित थे। मैंने भी तो देखा समझा है, जितना सोचा था उससे ज्यादा मेहनत और समय लगा है। तुमने मेहनत ही नहीं, काम में मन भी लगाया है। यह कोई इनाम नहीं है, सम्मान के साथ हक भी मिलना चाहिए। ये तुम्हारा हक है और हमारी जिम्मेदारी। लक्ष्मी शांताराम ने कहा, समता नगर में श्रम के अर्थ और उसके महत्व को समझा जाता है और इसीलिए श्रम और श्रमिक की गरिमा भी है। समता नगर में समता स्कूल चलता है। चक्रम, रागिनी, अब्दुल्ला वहीं पढ़ते हैं। स्कूल के शिक्षक अनिरुद्ध जी आज बता रहे हैं कि मिथकों और वैज्ञानिक स्थापना के अर्थ क्या हैं। उन्होंने कहा, मैं कुछ वाक्य कहता हूं, आप बताओ कि ये बातें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं या प्रमाणित नहीं हैं। पहला वाक्य, एक व्यक्ति का शरीर इतना बड़ा था कि वो पूरी धरती को एक कदम में माप सकता था। बच्चों ने सोचा और दुविधा में पड़ गए। ये तो कई बार बताया गया है कि एक व्यक्ति ने एक कदम से पूरी धरती को माप दिया था, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? नीलम ने कहा। दूसरा वाक्य, कोई अपने शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में जा सकता था। हाँ, शमशान में कई लोग ऐसा करते हैं, प्रशांत ने कहा। तीसरा वाक्य, गाय और घोड़े खड़े होकर सोते हैं। सुमित्रा धीरे से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? चौथा वाक्य,
इंसान का दिमाग 1 सेकंड में लगभग 1.25 करोड़ अलग अलग सूचनाओं को ग्रहण करता है, लेकिन इनमें से केवल 40 के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर पाता है। 1.25 करोड़ सूचनाएं? कुछ बच्चे एक साथ बोले। 5वां वाक्य, अंडे और मुर्गी में से पहले मुर्गी अस्तित्व में आई। बच्चे अब सारे वाक्यों को ध्यान से सुन रहे थे। इस बार मोहन ने कहा, लेकिन ये कैसे पता? अनिरुद्ध जी ने 6वां वाक्य कहा, पूरे ब्रह्मांड में जो पदार्थ मौजूद हैं, इंसान उसमें से केवल 5% को ही देख सकते हैं। बाकी के पदार्थ अदृश्य हैं, जिसे डार्क मैटर कहते हैं। यह अदृश्य पदार्थ ऊर्जा के एक रहस्यमय स्वरूप से बनते हैं, जिन्हें डार्क एनर्जी कहा जाता है। ऐसा तो कुछ सुना ही नहीं है, रागिनी और आयशा ने कहा। ऐसे ही और भी वाक्य आए। कोई व्यक्ति पहाड़ उठा सकता था, कोई पूरा समुद्र पी सकता था, कोई हिमालय को हिला सकता था। इस बीच एक वाक्य और आया, इंसानों, जीव जंतुओं, पृथ्वी आदि की रचना ईश्वर ने की है। बच्चे ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनके मन में दुविधा थी, लेकिन फिर भी उनके भीतर की जकड़न टूट रही थी। कक्षा के हाव भाव को देखकर अनिरुद्ध जी ने कहा, कई बातें मिथक हैं और कई बातें विज्ञान द्वारा स्थापित की गई हैं। मिथकीय बातें हमारी धार्मिक किताबों में लिखी हैं, हम इन्हें पढ़ते सुनते हैं। ये मिथक हैं, यानी ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हैं, इन्हें सच नहीं माना जा सकता है। ये पारंपरिक रूप से चले आ रहे किस्से हैं। इनमें आमतौर पर अलौकिक घटनाओं, चमत्कारों आदि का ब्यौरा होता है। उन्होंने आगे कहा, मैं आपको एक काम देता हूं। मैं नहीं बताऊंगा कि ये वाक्य मिथकीय हैं या विज्ञान द्वारा प्रमाणित। आप विज्ञान की किताबें देखिए, अपने मम्मी पापा या दादा दादी से पूछिए कि आखिर प्रमाण क्या है, क्या कोई अनुसंधान हुआ है। इस चुनौती ने बच्चों को ऊर्जा से भर दिया। वे घबराए नहीं, डरे भी नहीं। वे जवाब तलाशने में जुट गए। बच्चों ने खुद मेहनत करके जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले भौगोलिक भूमंडलीय गतिविधि के कारण हुई। उन्होंने जाना कि अंडे के खोल के बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, इसलिए पहले अंडा नहीं मुर्गी आई। समुद्र का पानी पीने या हिमालय पर्वत को हिलाने की बातें मिथक हैं। समता नगर में शिक्षा का मतलब बच्चों को निष्कर्ष परोसना नहीं है। समता नगर में लोग एक दूसरे को उनके कपड़ों, उनके विश्वास, खान पान, बोली, भाषा या कामकाज से आंकते नहीं हैं। कोई कठोर नजरिया नहीं बनाते हैं। परस्पर सम्मान और अपनी पहचान के प्रति चेतना ही वहां की संस्कृति है। समता नगर के स्कूल में माहवारी को घृणा और छुआछूत नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक जैविक अवस्था के रूप में देखा जाता है। वहां के परिवारों और समाज में यह चेतना है कि ऐसी अवस्था में लड़कियों और महिलाओं को साफ कपड़े, पौष्टिक भोजन, प्रेमपूर्ण व्यवहार और अच्छा खाना मिलना चाहिए। समता नगर में हर उस बात और व्यवहार के प्रति चेतना है जो व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह की ऊंच नीच का भाव पैदा कर सकती है। इस नगर में पहनावे से किसी के धर्म का पता नहीं चलता। बैठने के स्थानों और खाने पीने के बर्तनों से भी पता नहीं चलता कि कौन क्या है। यहाँ सभी समान हैं। कोई भी अपनी रुचि, सहूलियत और इच्छा से यह तय कर सकता है कि वो लंबा पैजामा पहनना चाहता है या छोटा पैजामा। कोई केसरिया कुर्ता पहनना चाहता है या हरा पठानी कुर्ता। समता नगर में जो भी दुकानें, कारखाने या सेवा संस्थान हैं, उनमें कोई नौकर या सेवक नहीं होता। वहां साझेदारी है, परस्परता है। किसी जाति या पहचान के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित नहीं होती। व्यक्ति स्वयं अपनी भूमिका तय करता है और यह उसकी अपनी जवाबदेही होती है कि वो अपनी भूमिका को सार्थक तरीके से निभाए। चक्रम के चाचा बीमार पड़े। उन्हें समता चिकित्सालय ले जाया गया। वहां बीमार व्यक्ति की जरूरत के अनुसार लोगों का क्रम तय था। चक्रम 15 नंबर की पर्ची लेकर पंक्ति में खड़ा था। तभी सुनाई दिया
कि राज्य के मुख्यमंत्री भी अपनी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आए हैं। मुख्यमंत्री आए और उन्हें 27 नंबर की पर्ची मिली। पर्ची लेकर वे निर्धारित स्थान पर बैठ गए। जब ऊंच नीच को समाप्त करना होता है तब लोकतंत्र में पदाधिकारियों, अफसरों, नेताओं को अपने श्रेष्ठता के दंभ को त्यागना होता है। समता नगर में व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पर होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो विशेष होने के दंभ से नहीं भरता, बल्कि उसे ज्यादा विनम्र होना होता है। एक के बाद एक दृश्य बनता जा रहा था। तभी मम्मी ने आवाज लगाई, चक्रम, चक्रम, कितनी बार चिल्लाना पड़ेगा? 8 बजने को हैं और बिस्तर पर तुम पसरे हो। वो तेजी से चक्रम के पास गईं। उसके चेहरे के भाव, होंठों के क्षितिज के विस्तार को देखकर ठहर गईं। ये आज फिर अपने समता नगर का सपना देख रहा है, उन्होंने सोचा और धीमे कदमों से वापस आ गईं।